नमस्कार, सॉल्यूशन बाइट्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देरी से वीडियो लाने के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। चलिए, तो हमने अपना आखिरी वीडियो छोड़ा था बहुभुज पे। बहुभुज हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज। यहाँ पे मैं आपको वर्ग 3 की तैयारी करवा रही हूँ और मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है वो होती है प्राथमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा होती है, तो उसमें आपको कक्षा 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो कोर्स भी उसी से संबंधित आता है। तो कंपटीशन तो बहुत रहेगा, लेकिन आपकी तैयारी बेसिक से ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक से ही जुड़ा होगा पूरा पेपर आपका। तो चलिए हम पढ़ते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज की परिभाषा। 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे एक शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा। ये तो हमें पता है त्रिभुज है तो 3 भुजाओं से मिलकर बना है, त्रिधनुभुज, 3 भुजाओं वाला अर्थात त्रिभुज। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, बंद आकृति। क्योंकि यदि आप 3 भुजाओं से कोई खुली आकृति बनाएंगे, इस तरह से एक भुजा ली हमने, दूसरी ली और ये तीसरी भुजा ली। भुजाएं तो 3 है, लेकिन आकृति कैसी है, खुली है। तो कैसी आकृति होनी चाहिए, एकदम बंद आकृति। तो 3 भुजाओं से बनी एक बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को याद रखिएगा। अब देखते हैं त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं AB, BC और AC। ये त्रिभुज की तीनों क्या है, भुजाएं हैं। इसके बाद त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्ष देख लेते हैं, शीर्ष A, B और C। इसके बाद अगली लाइन है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो कोण A, कोण B और कोण C। ये त्रिभुज के कोण है यहाँ पे, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको याद रखिएगा। ये पेपर में आने की बहुत संभावना है, ये नहीं आएगा, हो सकता है ये भी आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, या इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके पेपर में आपको मिल सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को 2 भागों में, हमने 2 प्रकार के भागों में बांटा है। पहले तो हम बांटेंगे इनको भुजाओं के आधार पे और फिर हम इनको बांटेंगे कोणों के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पे देखते हैं पहले कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए हम इनको विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, तो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया हुआ है, इसकी भुजा AB कितनी है, 3 सेंटीमीटर, BC भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर और AC भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की माप एक बराबर है, तो ये किस तरह का त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। सम का अर्थ है समान और बाहु का अर्थ है भुजाएं, यानी कि समान भुजाओं वाला त्रिभुज। चलिए अब हम इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं, ये भी पेपर में आपके आ सकती हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण समान होता है, ये आपको याद रखना है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कैसा होता है, समान होता है। प्रत्येक कोण समान होता है अर्थात प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप 60 अंश होती है। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। चलिए इसको 3 भागों में बांटे, चूंकि कोण 3 होते हैं तो कितना आएगा, 3 18 और ये 0, 60 अंश। यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 अंश का, और प्रत्येक कोण की माप समान होती है। इसके बाद हम अगला त्रिभुज पढ़ते हैं अपना, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं और त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना के रखा है, चित्र आप देख सकते हैं। इसमें 3 भुजाएं हैं। पहली भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा कितनी है, 4। तो पहली और तीसरी भुजा आपस में कैसी है, बराबर। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, 4-4 सेंटीमीटर। तो 2 भुजाओं की लंबाई बराबर है, अर्थात ये त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए हम इसकी अब विशेषताएं पढ़ लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं।
समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर होते हैं। कौन से कोण बराबर होते हैं? बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण। जैसे ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने कौन सा कोण है? ये वाला। और इसके सामने कौन सा कोण है? ये वाला। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी कैसे होंगे? बराबर। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके विपरीत भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये बात एक ही है कुल मिला के, लेकिन आपको अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बात घुमा फिरा के भी सवाल में आ सकती है, तो आप हर तरीके से इसको समझ लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। मतलब दो कोण जो बराबर होंगे वो कैसे होंगे? आमने सामने वाली भुजाओं के यानी कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण। मान लीजिए अगर ये और ये भुजा बराबर होती तो इनके आमने सामने वाले कोण आपस में कैसे हो जाते? बराबर। और तीसरा फैक्ट इससे संबंधित, यदि कोण बराबर है तो भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर। जैसे ये दो कोण बराबर दिए तो हम समझ जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इनके आमने सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों अर्थात अलग अलग माप की हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात अभी हमने जो सबसे पहले त्रिभुज पढ़ा था उसकी तीनों भुजाएं समान थी। इसके बाद हमने जो दूसरा त्रिभुज पढ़ा उसकी दो भुजाएं समान थी और एक अलग थी। अब इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। अगर एक 3 सेंटीमीटर, दूसरी 4 है और तीसरी 5, तीनों की माप कैसी यहाँ पे अलग अलग है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी एक भी भुजा समान ना हो। चलिए अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं या इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के सभी तीनों कोण असमान होते हैं, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज में एक भी कोण आपस में समान नहीं होगा। अगर कोई भी दो कोण समान होंगे तो वो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, और अगर तीनों कोण समान हुए तो वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इसलिए याद रखिएगा विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप और तीनों कोणों की माप अलग अलग होती है। विषमबाहु त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है एवं सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। जैसे हमने एक विषमबाहु त्रिभुज बनाया, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये नीचे वाली। तो इसके सामने का कोण यानी कि ये वाला कोण, तो ये कोण सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटी भुजा कौन सी है? ये वाली। तो इसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि विषमबाहु त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा एवं सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। इसके बाद अगला तथ्य है, विषमबाहु त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सम्मुख भुजा सबसे बड़ी एवं सबसे छोटे कोण के सम्मुख भुजा सबसे छोटी होती है। ये बात इस वाली बात की जस्ट विपरीत है, इसके बिल्कुल विपरीत। सबसे अभी हमने क्या पढ़ा था? बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो गया? बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो यही, और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? सबसे छोटा। तो उल्टा क्या होगा? सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा भी सबसे छोटी होगी। तो आपको ये तीनों तथ्य याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अभी हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़े जो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। अब हम कोणों के आधार पर इनको पढ़ते हैं। तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। इससे पहले हम आपको कोण और भुजाएं पढ़ा चुके हैं। आप पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे इससे पहले तो आप वो देख सकते हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि ये न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण क्या होता है। और अगर आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है। चलिए हम इनको पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या है? कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यून कोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हों तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। यदि किसी कोण का मान 90 अंश से कम होता है तो वह कोण न्यून कोण होता है। अगर कोई कोण 90 अंश होता है तो वह समकोण होता है, और यदि कोई कोण 90 अंश से 180 अंश के बीच में होता है तो वो अधिक कोण होता है। तो आप ये याद रखिए। तो इसके हिसाब से यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो, यानी कि सारे कोण किससे छोटे हों? 90 अंश से छोटे हों, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। सारे कोण किससे छोटे होने चाहिए? 90 अंश से छोटे होने चाहिए। अब चलिए न्यून कोण से संबंधित तथ्य देखते हैं। न्यून कोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो कोणों का योग
योगफल 90 से अधिक होता है। किन्हीं भी दो कोणों का योग कितना होगा? 90 से अधिक होगा। हमेशा आप कोई भी दो न्यून कोण त्रिभुज के कोई भी दो कोण लेंगे तो उनका योग कितना आना चाहिए? 90 से अधिक आना चाहिए, आता ही है। इसके बाद अगला तथ्य है, न्यून कोण त्रिभुज में सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की लंबाई है और सी सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग से क्या होता है? छोटा होता है। ये किसकी विशेषता हो गई? न्यून कोण त्रिभुज की। ये तथ्य आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपको पेपर में आ सकता है कि बताइए, आपको ये समीकरण दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए किस कोण के लिए सही है, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना ये किस में लगता है? न्यून कोण त्रिभुज में, जहाँ सबसे बड़ी भुजा माफ कीजिए, जहाँ दो भुजाओं की लंबाइयों के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होता है। किसमें? न्यून कोण त्रिभुज में। आप ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण के आधार पे हमारा अगला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि एक कोण का मान क्या होना चाहिए? 90 अंश। अब सीधी सी बात है, दो कोण तो 90 अंश हो नहीं सकते, क्योंकि 90 और 90 टोटल कितना हो जाएगा? 180। फिर तीसरे कोण के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो याद रखिए, किसी त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज इस तरह से बनता है, आप देख लीजिए इसको, एकदम स्ट्रेट। आप कोण पहले पढ़ चुके हैं अगर हमारे पुराने वीडियो में, तो आपकी आसानी से समझ में आ जाएगा। समकोण एकदम लंबवत होती है, एक आधार होता है, ये आधार, नीचे वाली भुजा को हम बोलते हैं आधार। ये हो गया हमारा लंब, और ये जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण। तो याद रखिए, इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, लंब, आधार और कर्ण। इनको आप याद रखिए। चलिए अब पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित तथ्य। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है एवं समकोण बनाने वाली भुजाएं लंब व आधार कहलाती हैं। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, समकोण ये रहा हमारा, इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है? ये वाली भुजा AC, तो ये क्या होगी? कर्ण होगी। तथा समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी? AB और BC, तो ये लंब और आधार होंगी। इसके बाद समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये याद रखिएगा। क्योंकि सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? समकोण यही होगा, और बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस आधार पर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। याद रखिएगा, ये पेपर में आ सकता है कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बताइए, तो वो क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में अन्य दो कोणों का योग 90 के बराबर होता है। मतलब 90 अंश। एक तो समकोण होगा, उसके अलावा दो कोण कौन से बचे? ये वाला कोण और ये वाला। शेष दो जो कोण बचे उनका योग हमेशा कितना होगा? 90 अंश। क्योंकि अगर इन दोनों का योग 90 अंश होगा तभी 90 और 90 मिला के कितना होगा? 180, जो बैलेंस करेगा हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग को। तो आप याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में अन्य दो कोणों का, अन्य दो कोण मतलब समकोण के अलावा अन्य दो कोण जो बचते हैं उनका योग कितना होता है? 90 अंश के बराबर होता है। अगला है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पाइथागोरस का कथन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे पाइथागोरस। यहाँ हम कथन पढ़ते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद ये है पाइथागोरस का कथन नीचे यहाँ पे। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, A B और C। मान लीजिए A है, ये भुजा B है और ये C है। C का वर्ग बराबर A का वर्ग धन B का वर्ग, जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है और C सबसे बड़ी भुजाएं, यानी कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस कथन को पाइथागोरस प्रमेय का कथन कहते हैं। जैसे हमने अभी न्यून कोण त्रिभुज में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो किसी एक भुजा का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा होता है, परंतु इसमें जो समकोण त्रिभुज है उसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कि कर्ण होता है, उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है जो आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। पाइथागोरस एक बहुत ही
महान गणितज्ञ थे, उन्होंने ये कथन दिया था, यानी कि ये प्रमेय प्रतिपादित की थी, इसलिए इस प्रमेय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके हिसाब से किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं कौन सी बचेंगी? लंब और आधार। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर, आप सीधा सीधा सूत्र याद रख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। जैसे यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण क्या है हमारा? AC। कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारे यहाँ पे? AB का वर्ग धन AC का वर्ग। तो ये इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का कथन हमने पढ़ा यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समकोण के बाद हमारा आता है अधिक कोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण यानी कि जिसका मान 90 अंश से ज़्यादा हो, जैसे कि 100, 110, 120, 99, कुछ भी हो सकता है, तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। याद रखिएगा, कोण आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आप समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण से परिचित होंगे। तो या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि उसका मान 90 अंश से ज़्यादा हो, तो वह कौन सा कोण कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पे हम चित्र देख रहे हैं, एक त्रिभुज ABC, इसमें कोण B का मान कितना है? 130 अंश, जो कि 90 से अधिक है, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज से संबंधित तथ्य। यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश से कम हो, तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि कोई भी दो कोण किसको छोड़ के? अधिक कोण को छोड़ के, किससे कम हो? 90 अंश से कम हो, तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। याद रखिएगा, न्यून कोण त्रिभुज में कोई भी दो कोण हम लेंगे तो उनका जोड़ क्या होगा? 90 अंश से अधिक होगा। समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़ के जो कोण होंगे दो, उनका योग 90 अंश ही होगा। और अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण को छोड़ के अन्य दो कोण बचते हैं, उनका योगफल 90 अंश से कम होगा। ये आप कहीं भी लिख सकते हैं, मार्क करके लिख सकते हैं, या फिर आप जो नोट्स बनाते हैं उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं, तो आप उसमें भी ये लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चलिए अगली देखते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में C² बड़ा होगा A² प्लस B², जहाँ A, B और C त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं और C सबसे बड़ी भुजा है। अब हमने न्यून कोण त्रिभुज में पढ़ा था, न्यून कोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से क्या होता है? छोटा होता है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि सामने वाली, समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से बड़ा होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे आपने कोणों के बारे में याद रखना है, वैसे इसको भी आप मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ पद जिनका उपयोग त्रिभुज के साथ किया जाता है या जो त्रिभुज से संबंधित हैं। हम त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया है कि त्रिभुज क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब उससे संबंधित कुछ अन्य चीज़ें देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले माध्यिका। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के किसी भी एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक त्रिभुज लिया ABC, शीर्ष हमने कौन सा चुना? मान लीजिए शीर्ष A, और सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। A के सामने सम्मुख भुजा कौन सी आ रही है? शीर्ष के सामने BC। BC का मध्य बिंदु है D, तो हम D और A को क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो ये जो A और D है, ये क्या होगी? माध्यिका होगी। यदि BD बराबर DC तो AD माध्यिका है, ये भी सही बात है। यदि BC दो भागों में बट रही है, यहाँ पे BD और DC या CD, तो यदि इसके दोनों भाग किसी रेखा द्वारा बराबर कर दिए जाते रेखाखंड द्वारा, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी माध्यिका। जो कहाँ से आएगी? उसके सम्मुख शीर्ष से आएगी। तो याद रखिएगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? उसकी माध्यिका कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे माध्यिका से संबंधित तथ्य। माध्यिका से संबंधित तथ्य हम अगले वीडियो में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप
आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को